7 मंथ्स बचे हैं, क्या अब नीट निकल सकता है? आपका सेल्फ स्टडी में जाना ही चाहिए, उससे कम के बिना तो नहीं होगा। अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करना, अपनी कमियों को देखना कि क्यों सवाल गलत हुआ। वैसे तो आप दिन में 100 टेस्ट भी दे दो तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने मैप नहीं किया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं भावना जुनेजा और मैं पिछले 10 सालों से आप जैसे बच्चों को ही नीट और जेई की तैयारी करवा रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहली चीज, नीट 2026 को बच्चे हैं अब बस 7 महीने, तो अब क्या, अब आगे कैसे करना है? क्या हम इस साल डॉक्टर बन पाएंगे? क्या हम इस साल नीट क्रैक कर पाएंगे? इन सारे सवालों का आंसर, और अगर हम कर सकते हैं तो कैसे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उन सारे सवालों का आंसर मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो प्लीज वॉच दिस एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो अभी सब बच्चों के दिमाग में आ रहा है। 7 मंथ्स बचे हैं, क्या अब नीट निकल सकता है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है लास्ट राउंड तक काउंसलिंग का वेट कर रहे थे और अब उन्हें पता चला है कि अब मेरा नहीं हो पाया और मुझे वापस से स्टार्ट करना है, और उनके पास सिर्फ 7 महीने। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं लेकिन अभी 7 महीने बच्चे, अब उनका क्या प्लानिंग होने वाला है? तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्टेप बाय वन। देखिए, सबसे पहली चीज है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, 7 महीने आप लोगों के लिए ये वाले गेम चेंजर होने वाले हैं। इससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अभी शुरू कर रहे हैं या फिर आप पहले से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो, और अब 7 महीने अगर आपने प्लानिंग सही से नहीं करी तो आपका नहीं होगा, ये मैं आपको पक्का बता दूं। बिल्कुल, अब आप बुरा लगे अच्छा लगे, बट यही सच बात है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अभी आपने 7 महीने 6 महीने अपने आप को दोबारा से उस कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं किया, अपने आप को इस मेहनत के प्रोसेस में नहीं झोंका, तो आपका नहीं होने वाला, ये मैं पहले बता देती हूँ। लेकिन अगर कर लिया तो हो जाएगा और आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी यही बात है बेटा, 7 महीने कम नहीं होते, लेकिन मेहनत बहुत जोरों शोरों से करनी पड़ेगी, तभी जाके हो सकता है। मैं कोई झूठी बातें नहीं बोलना चाहती इस वीडियो में, अरे नहीं हो जाएगा जी, कोई कमाल के नीट ऐसा एग्जाम नहीं है। 25 लाख बच्चा बैठता है, 1 लाख बच्चे का सिलेक्शन होता है, उसमें से कुछ हजारों में बच्चा होता है जो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाता है। तो इतने सारा कंपटीशन और इतने कम बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो बेटा मेहनत तो बहुत जोरों शोरों से करनी पड़ेगी। तो अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो भूल जाइए, लेकिन अगर आपको सच में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और सच में आप ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे अपनी प्लानिंग करें कि कैसे हम लोग नीट निकाल सके, तो आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। और जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ बेटा, वो आप साथ में मेरे बैठ के लिखो कि ये करना है। ये तो स्ट्रैटेजीज तो बहुत देखी है, टाइम टेबल तो बहुत पूरा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा ना। वो नहीं होगा क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं, जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज ये कि यस, कैन वी क्रैक नीट नाउ? यस, आंसर इज यस, बट विद प्रॉपर प्लानिंग। तो आंसर तो आपको यस देना पड़ेगा, बट आपको करना पड़ेगा प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अब कैसे प्लानिंग करनी है, कितना टाइम टेबल में क्या पढ़ना है, 11वीं पहले पढ़नी है, 12वीं पहले पढ़नी है, क्या पढ़ना है? देखो बेटा, क्या होता है जब कोई मैराथन रनर होता है या कोई रेस लगा रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। बहुत दो तरीके के लोग होते हैं, एक स्टार्टिंग से बहुत तेज भाग रहे, बहुत तेज भाग रहे, बहुत तेज भाग रहे, और लास्ट लैप आते आते थक गए हैं। अब उनकी एनर्जी डाउन होती जा रही है, अब उनसे नहीं भागा जा रहा, करेक्ट, और वो धीरे धीरे जा रहे हैं। और सेकंड इंसान है जो स्टार्टिंग से भले ही इतना तेज नहीं भाग रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, क्यों? क्योंकि अपनी एनर्जी सेव कर रहा था। ये लास्ट में उसने अपनी सारी एनर्जी यूज कर दी। तो ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो लास्ट में अच्छे से दौड़ रहा है ना, वो जो पहले से अच्छे से दौड़ रहा था अब स्लो हो गया, उसको बीट कर दे। इसमें कोई बात ही नहीं है। ये सब इसी चीज का खेल है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हो। जैसे कि हम इस वीडियो में सीखेंगे हम अपने टाइम को कैसे यूज करें, राइट। तो अगर हमने अपने टाइम को सही तरीके से यूज करा तो उससे मुझे अभी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना या मैं पहले से पढ़ता जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पहले से पढ़ रहा हूँ और मैंने अब नहीं पढ़ा, तो ये बात तो पक्की है कि कुछ नहीं होना। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें चलना पड़ेगा बेटा। अब कैसे हम लोगों को सारी प्लानिंग करनी है, इस वीडियो में हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। देखिए होगा क्या बेटा, अब जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, हमारा सिलेबस और टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता जाएगा, और आप ये देखेंगे बेटा कि नवंबर दिसंबर के आसपास आते आते ना बेटा, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब पहले तो बड़ा सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा था, सिलेबस धीरे धीरे बढ़ रहा था, और नवंबर दिसंबर आते ही जो है ना, सिलेबस अलग ही उछाल पकड़ लेता है और सिलेबस एकदम बढ़िया तरीके से दौड़ने लग जाता है। क्यों दौड़ने लग जाता है? क्योंकि लगभग इस रीजन के आसपास हम ना, प्रॉपर की अगर हम बात करें तो हम 12th के सिलेबस पे पहुंच चुके होते हैं।
और अगर हम 12th की बात करें तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है। तो इस दौरान हमारा सिलेबस बहुत तेज स्पीड से चल रहा होता है। लेकिन अगर ये बात हमें पहले से पता है तो हमें पता है हमें उसे कैसे कोप अप करना है। बट अगर हम इस चीज से अवेयर नहीं है तो हम लास्ट के ये जो महीने है ना, इस महीने में बैकआउट कर जाएंगे और जो हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा था ना वो नीचे की तरफ आ जाएगा। राइट, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई हमारा ग्राफ जो है ना वो इस टाइम पे, जैसे सिलेबस का ग्राफ है ना, जैसे सिलेबस का ग्राफ है हमारे प्रिपरेशन का ग्राफ भी वैसा ही हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम ग्राफ प्रिपरेशन का बना रहे हैं तो वो ऐसे ज्यादा 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 नीचे हो गया, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो वो चीजें आपको कैसे करनी है, आपको प्रिपरेशन का ग्राफ ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए। अब वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए, अगर एक बच्चे की बात करें तो मैं आपके पास 24 आवर्स है, उस 24 आवर्स को आपको पहले यूज कैसे करना है वो समझ लीजिए। इस 24 आवर्स में से बेटा अपने 6 आवर्स अपने क्लासेस का आप हटा देते हैं, 2 घंटे हम आपके हटा देते हैं जो आप ट्रैवल करते हैं या फिर खाना खाते हैं या फिर नहाते धोते हैं, जो भी करते हैं आप, आपके XYZ चीजों के हम 2 आवर्स आपके इसके भी हटा रहे हैं, साथ में हम 6 आवर्स आपकी स्लीप की भी हटा रहे हैं। तो अगर 6 घंटे की आपने क्लासेस लेनी है, 2 घंटे आपका खाना पीना इधर उधर घूमने निकल गया और 6 घंटे आपको स्लीप करनी है, मतलब 6 घंटे से कम में तो बेटा नहीं हो पाएगा इतना, आज तो आपको एटलीस्ट सोना ही पड़ेगा। तो भी कुल मिला के अगर मैं देखूं तो ये बन गया 14, और 24 में से अगर मैं 14 को हटा दूं तो बेटा मेरे पास आ जाएंगे 10 आवर्स। ये 10 आवर्स ना मेरे सारे के सारे बेटा सेल्फ स्टडी में जाने चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है, जब भी मैं बहुत सारे बच्चों से बात करती हूँ ना तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम बैकलॉग हो गया, मैम टाइम नहीं मिल पाया, मैम स्टडी का टाइम ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है स्टडी का टाइम? 10 घंटे का कैलकुलेशन दिया तो है, तुम्हारे सामने है 10 घंटे का कैलकुलेशन, 10 घंटे तो तुम्हें करनी पड़ेगी सेल्फ स्टडी। चल मैं एक भी मान लेती हूँ कोई बच्चा और ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा कहीं दूर जाता है, तो यही तो होगा ना ज्यादा से ज्यादा कि इसमें 2 आवर्स और ऐड हो जाएंगे, 2 आवर्स और ऐड हो गए तो ये 8 आवर्स हो जाएगा। मतलब एनी हाउ मिनिमम 8 आवर्स से 10 आवर्स तो आपका सेल्फ स्टडी में जाना ही चाहिए, उससे कम के बिना तो नहीं होगा। तो अपना समय रील्स पे मत बिताओ, अपना समय काम पे करो, काम पे ध्यान दो भाई। 8 से 10 घंटे तो सिर्फ मात्र सेल्फ स्टडी होना चाहिए। अब वो सेल्फ स्टडी में हमें क्या पढ़ना है? देखो बड़ा सिंपल सा गेम है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब आप सिंपल सी एक बात सोचो, आपने यहाँ 6 आवर्स की क्लासेस ली, जो ये 6 आवर्स की आपने क्लासेस ली, आपको टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया, जो ये सारी चीजें पढ़ी, ये हमें यहीं पे पढ़ लेनी चाहिए ना। तो हमें क्या करना है, अगर हम 6 आवर्स की क्लासेस में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और तीनों सब्जेक्ट के टीचर ने कुछ कुछ टॉपिक पर्टिकुलरली हमने कवर कराया, तो हमें वो 6 आवर्स की क्लासेस में जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो सबसे पहले उसके नोट्स हम लोग बना चुके हैं, हमें उसके नोट्स का मस्त रिवीजन कर लेना है। जितना टीचर ने पढ़ा दिया उसके साथ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां बता रही हूं, उसके साथ आपको उसकी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। साथ ही में इसके क्या कर लेनी है बेटा, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब ये है कि अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है कि आपको हाउ टू रीड एनसीईआरटी लाइक अ टॉपर, आप कैसे पढ़ना, आपको एनसीईआरटी कैसे बारीक चीजें देखनी है ना, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये काम ना बेटा नोट्स के साथ ही होगा, क्योंकि नोट्स में जैसे सपोज एक टॉपिक पढ़ा है, आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ वगैरह की सब टॉपिक्स पढ़ाए, साथ में हमने जाके एनसीईआरटी से पढ़ लिया ना, तो आप वो टेबल वेबल जो देखोगे वो आपको दिमाग में स्ट्रेस नहीं देगा। लेकिन पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद अब बैठो, अब चलो पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो समझ ही नहीं आएगी क्या चल रहा है, इतना सब कुछ हो जाएगा। तो आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़ के ही सोनी है। जब तक ये काम आपका नहीं होगा कंप्लीट, आपको चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। मतलब ये 6 आवर्स स्लीप आपके तभी कंप्लीट होंगे जब नोट्स और एनसीईआरटी रीडिंग हो गई होगी, और साथ में जो टॉपिक पढ़ाया उसके बना देने हैं हम लोगों को क्वेश्चंस। ये हमें करना ही करना है, दिस नीड्स टू बी डन। मतलब मैं कुछ भी चैप्टर पढ़ूंगी तो मुझे ये 3 फॉर्मेट में पढ़ाई करनी है। अपना नोट्स पढ़ लिया, साथ में जो टॉपिक है उसी के एनसीईआरटी पढ़ ली, उसी के मैंने क्या बना दिए क्वेश्चन, मेरा पर्टिकुलर टॉपिक फिनिश हो गया हर तरफ से। एनसीईआरटी डन, क्वेश्चंस डन, नोट्स रिवाइज डन, एवरीथिंग इज डन, करेक्ट। तो मुझे क्या पढ़ना है उस पर मैं भी आती हूँ, लेकिन कैसे पढ़ना है वो आई एम श्योर सबको क्लियर हो गया है कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। और आपको कितने आवर्स पढ़ना है बेटा, मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 घंटा सेल्फ स्टडी मुझे चाहिए।
अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है मंडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे के बीच में आपका 10 आवर्स मिनिमम सेल्फ स्टडी आना चाहिए। 8 से 10 घंटा आपका सेल्फ स्टडी आना चाहिए। और वो जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आप ये सीक्वेंस को फॉलो करने वाले हैं। ये हमने बोल दिया आपसे मंडे से सैटरडे। अब संडे को क्या करना है? अब आपने मंडे से सैटरडे जो भी पढ़ा, संडे को आप देने वाले हैं उसका टेस्ट। तो आपको हर संडे टेस्ट देना है, हर संडे। वैसे तो अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं, तो हमारा टेस्ट होता ही होता है, बट फिर भी चलो किसी दिन टेस्ट नहीं है तो आप अपने लिए टेस्ट क्रिएट करिए ना। आपने इतने सारे सवाल लगाए, उन सवालों को रीसॉल्व कर लो, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस कर लो, वो आपका टेस्ट हो जाएगा। मतलब हमें हर संडे तो टेस्ट देना ही है, तो फिक्स्ड है, ताकि हमारे 3 आवर्स बैठने की प्रैक्टिस हो जाए। इस टेस्ट के बाद हमारा काम क्या शुरू होगा? इस टेस्ट के बाद हमें प्रॉपर टेस्ट की मैपिंग करनी है। अब ये वही बात है बेटा जो हम सब बोलते रहते हैं, हर टीचर बोलता है, हर टीचर यूट्यूब पे यही बोल रहा है, हर टीचर अपनी क्लास में यही बोल रहा है, लेकिन बच्चा सुनकर राजी नहीं है। भाई टेस्ट की मैपिंग करो। टेस्ट की मैपिंग करने से क्या मतलब है? तुमने बहुत टेस्ट दे दिए, मतलब बच्चों को लगता है कि बहुत टेस्ट देंगे, बहुत टेस्ट देंगे, बहुत टेस्ट देंगे तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ तभी होगा जब आपने जो टेस्ट दिया उसको तमीज से मैप किया हो, मतलब तमीज से एनालाइज किया हो, एक एक सवाल देखा हो कि अच्छा ये था, क्यों गलत हुआ, क्या कंफ्यूजन रही, नोट से जाके क्रॉस वेरीफाई कराओ, ये टॉपिक मुझे अभी तक नहीं आता क्या, अरे यार ये तो इस टॉपिक का सवाल था, गलत कैसे हुआ। इस सारी चीजों को दिमाग में रखना, अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करना, अपनी कमियों को देखना कि क्यों सवाल गलत हुआ, कौन से टॉपिक का सवाल गलत हुआ, ये टॉपिक मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये सब होता है टेस्ट मैपिंग। हम क्या करते हैं? टेस्ट किया, छोड़ दिया, मार्क्स आएंगे देख लेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपके ऐसे तो कितने भी टेस्ट दे दो यार, ऐसे तो आप दिन में 100 टेस्ट भी दे दो तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने मैप नहीं किया, आपको नहीं पता आपकी कमियां क्या है, आपको नहीं पता आपकी गलतियां क्या है, आपने उस पर काम नहीं किया। गलतियां बेटा सबसे होती हैं, लेकिन समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को सुधारे। तो मैं ये नहीं कह रही आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपसे गलतियां होंगी, नंबर कम भी आएंगे, लेकिन हमारा मेन मोटो है कि वो जो नंबर कम आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं वो पता करें, उस पर काम करें, ताकि नेक्स्ट टाइम से ये ना हो, है ना। तो हमें उस संडे को उस टेस्ट की मैपिंग करनी है, जो कि बहुत जरूरी है। और उसके बाद आराम से आप 2 आवर्स 3 आवर्स जितने आवर्स देना चाहते हो अपनी फैमिली को दो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। घर वालों को भी समय देना जरूरी है, घर वालों के साथ बैठेंगे, थोड़ा सा गप्पे वप्पे मारेंगे, बाहर खाना खाएंगे, बाहर घूम आएंगे, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, और उसके बाद वापस से काम करना शुरू कर देंगे। तो हमारे संडे के रूटीन में सिर्फ हमें 3 आवर्स का टेस्ट देना है, 2 घंटे उसकी मैपिंग करनी है, 5 आवर्स में हमारा काम हो जाएगा, 2 आवर्स हमने अपनी फैमिली को दे दिया, और उसके बाद हमें कर लेनी है नेक्स्ट वीक की प्लानिंग कि अब हमारा अगला वीक में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टीचर ने क्या क्या पढ़ाना है, उसका पूरा प्लानिंग हो जाए और हमारा संडे का दिन मस्त निकलेगा। करेक्ट। सो हमें मंडे से सैटरडे क्या फॉलो करना है? 10 आवर्स का हम लोगों को सेल्फ स्टडी रखना है, उसमें हमें ये 3 चीजें करनी है। संडे को हमें टेस्ट देना है, हर संडे टेस्ट देना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो टेस्ट देंगे उस टेस्ट की प्रॉपर मैपिंग करेंगे, उसके बाद अपना मस्त घूमेंगे, फैमिली को टाइम देंगे, और फिर लास्ट में नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या है, और उस वीक में कुछ अगर कमी पेशी रह गई उसको कवर करके अपने वीक को अच्छे से क्लोज करेंगे, गुड क्लोजिंग करेंगे वीक की, और फिर नेक्स्ट वीक के लिए वापस से चेयर अप हो जाएंगे। अगर हम ये कंसिस्टेंटली करते रहे 7 महीने तक, ऑनेस्टली, बहुत ऑनेस्टली दिल से, तो बेटा पक्का हो जाएगा। फिर उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या बाद के स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपने कभी भी स्टार्ट करो, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एंडिंग कैसा है। करेक्ट। द डे एंडिंग नीड्स टू बी मच मोर बेटर देन डे स्टार्टिंग, राइट। तो एंडिंग आपको बहुत गुड नोट पे करनी है, इस बात को आप खासकर ध्यान रखें। दैट मीन्स एंडिंग से मेरा मतलब है लास्ट के ये 7 मंथ्स, राइट। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि 11th और 12th का जो सिलेबस है उसको आपस में हम लोग कैसे मैच करेंगे। तो आई होप ये टाइम टेबल वाला पोर्शन सबको क्लियर है। अब मैं इसी स्लाइड को थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ मैं एक ही स्लाइड पे बता पाऊं, आपको समझ आ जाए कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा कि हम
11th और 12th के सिलेबस को कैसे आपस में एडजस्ट करें। अब इसको मैं दो कैटेगरीज में समझा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब दे आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन, है ना। उन बच्चों को क्या करना है, फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज फोकस 70% ऑन योर क्लास 12th राइट नाउ। 30% आप अपना टाइम क्लास 11th के लिए दीजिए, और ये आप करने वाले हैं अक्टूबर से दिसंबर तक। मतलब अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होगा ना बेटा, उसमें आप भले इसको 70 और 30, और अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि आपका 12 थोड़ा सा ठीक है तो आप इसे 60-40 भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपके टॉप प्रायोरिटी में अभी क्या रहना चाहिए बेटा, क्लास 12th रहना चाहिए। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, करेक्ट। या तो अभी बैठना शुरू कर रहे हैं, अभी सीरियस हुआ है, वो भले ही 12th में है या वो भले ही ड्रॉपर है, बट अभी सीरियस हुआ है कि अब हमें पढ़ना है, तो आपका मैक्सिमम टाइम किसमें जाना चाहिए, क्लास 12th में। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ड्रॉपर बैचेस में भी अगर हम देखेंगे तो अभी तक इस टाइम तक 12th शुरू होने वाला होता है, और अगर बच्चा 12th का तो उसका 12th कंप्लीट हो गया होगा, और 12th का ही पोर्शन ज्यादा भी आता है, 12th में ज्यादा कंसेप्ट भी हैं, और 12th कंपैरेटिव बेसिस पर आपने क्योंकि अभी अभी पढ़ी होगी, आप ड्रॉपर है तो भी आप 12th पहले ही आपको याद रहती है, तो कंपैरेटिव बेसिस पे आपका 12th पे कमांड अच्छी होती है। तो मेन फोकस क्या है ना बेटा, जो अच्छा है ना और वो ज्यादा भी आता है उसको और अच्छा करना, करेक्ट। तो 70% आपको टाइम जो अपना अपने क्लास 12th को ही देना है, 30% टाइम अपने क्लास 11th के सिलेबस को दे दीजिए अक्टूबर से दिसंबर में। और उसके बाद जब आप जनवरी में जाएंगे, अब देखिए जनवरी में क्या होगा, जब हम जनवरी में पहुंचेंगे, एक हमारी क्लासेस लगभग फिनिश होने वाली होंगी, तो यहां पर हमें अपने सेल्फ स्टडी टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। हमारा सेल्फ स्टडी टाइम अब मुझे एनी हाउ जो है ना 12 से 14 घंटे का चाहिए ही चाहिए, वो तो मिनिमम हो जाए। जो अभी 10 घंटे चल रहा है वो आपको 12 से 14 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी करना पड़ सकता है, तो दैट वी हैव टू डू। और ये अगर हम कर देंगे, और यहां पर अब हम स्वैप कर देंगे थोड़ा सा। अब हम कैसे स्वैप कर देंगे, अब हम इसमें 40% क्लास 12th कर रहे हैं, या फिर इनफैक्ट अगर वो है तो उसके बेसिस पे आप इसको 30% भी कर सकते हो, और 70% अब आप क्लास 11th कर रहे हो, करेक्ट। अब आपका जो कमी पेशी है वो आप, क्योंकि आपका सेल्फ स्टडी टाइम भी बढ़ गया है, तो अब आप इस पे स्वैप कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप कर लोगे, और आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना बेटा, इसका डेडलाइन, इस पूरे सिलेबस का डेडलाइन हमारा होना चाहिए मंथ ऑफ मार्च। मार्च तक हमें सारा काम खत्म कर देना है, और एक बार हमने खत्म कर दिया, हमारा पूरा अप्रैल का महीना किस में जाएगा, सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस में और टेस्ट की मैपिंग में, बस। बात समझ आई। तो अगर कोई भी बच्चा इस टाइम पे शुरू कर रहा है ना, सीरियस हुआ है, अब वो किसी भी बच्चा, चाहे वो 12th का है, चाहे वो ड्रॉपर है, चाहे कोई भी है, लेकिन वो अभी शुरू कर रहा है, अब सीरियस हुआ है, तो उसका पहला गोल होगा अपनी 12th को खराब ना होने देना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, 12th खराब नहीं होनी चाहिए। सो आर कमांड इज ऑन क्लास 12th राइट नाउ, लाइटर कमांड ऑन क्लास 11th, एंड दैट वी विल डू फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। उसके बाद हम स्वैप कर देंगे। अब वो आप अपनी मर्जी से कि आपका 12th, मान लो यहाँ पर आपने बहुत अच्छा खींच लिया 12th, तो अब यहाँ 12th की परसेंटेज को और कम कर दो यार, 20% कर दो, इसे 80% कर दो, चलेगा। लेकिन ये सब काम मुझे कब तक खत्म चाहिए, मार्च तक खत्म चाहिए, ताकि अप्रैल में हम टेस्ट लगाएं, तरीके से डिस्कशन करें, तरीके से मैपिंग करें, जो कमी पेशी है वो पूरा करें, और फिर मई में फोड़ कराएं, करेक्ट। सो आई होप इतनी सारा डेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको लॉजिकल लगा हो, आपने इसके पॉइंट्स नोट करे हो कि क्या होना है, कैसे होना और कैसे करना है, और अब आप ऑनेस्टली से फॉलो करें। देखिए अगर आप ऑनेस्टली फॉलो नहीं करेंगे तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करियर आपका है, एक बार सोच लीजिए। व्यर्थ में रील्स में टाइम वेस्ट ना करिए, ये मत करिए, प्रोकास्टिनेट मत करिए। प्रोकास्टिनेट कर करके ही आज हम ये पहुंचे हैं कि आज हमें 7 मंथ स्ट्रैटेजी देखनी पड़ रही है ना। नहीं तो हम स्टार्टिंग से अगर फॉलो कर रहे होते तो आज हमें 7 मंथ्स की क्या जरूरत होती। देखिए हम 7 मंथ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अब हो सकता है कोई बच्चा जेन्युइन रीजन से अभी शुरू कर रहा हो क्योंकि काउंसलिंग के लिए वेट कर रहा था, तो वो चीज मुझे जेन्युइनली समझ आ रही है।
लेकिन अगर हम पूरे साल से पढ़ रहे हैं, एनरोल्ड हैं हर जगह, अपने अपने बैचेस में, हर जगह इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड है, ये प्रोकास्टिनेट कर रहे हो और अब हम सोच रहे हैं कि अब हम नीट करें, तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत रिग्रेस होना पड़ेगा प्लानिंग के साथ, बहुत रिग्रेस। अब अगर रिग्रेस नहीं हो तो नहीं हो पाएगा, राइट। सो आई होप ये सारी चीजों को आपने नोट बनाया हो और इसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे, राइट। ऑल द बेस्ट।